गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा 5वां लेक्चर है। आज मैं आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, हमने जो पहला पार्ट था ऑटोट्रोपिक, उसमें पढ़ा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो खाना होता है वो क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि लास्ट जो लेक्चर था उसमें स्टोमेटा, मैंने आपको बताया था कि स्टोमेटा क्या होता है, एक ओपन स्टोमेटा होता है और एक क्लोज स्टोमेटा होता है। दोनों में डिफरेंस बताया था कि जो ओपन स्टोमेटा होता है वो डे लाइट में, और जो क्लोज होता है वो नाइट में। लेकिन एक इसमें छोटी सी जो बेसिक सी चीज थी वो रह गई थी। मैंने आपको बताया था कि जब फ्लो वाटर होगा तो क्या होगा, स्टोमेटा का जो माउथ है वो ओपन हो जाएगा और जैसे फ्लो वाटर रुक जाएगा स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। लेकिन देखिए, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो ओपन स्टोमेटा है ये कब ओपन होता है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस गैप प्रोसेस के अंदर मैंने आपको एक और भी चीज बताई थी कि स्टोमेटा किस काम आता है, टू एक्सचेंज गैसेज। ठीक है, अब देखिए, ये तो था ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। अब हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखिए। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो ऑटो होता है उसका मतलब होता है टू मेक सेल्फ, और जो हेट्रो होता है उसका होता है टू डिपेंड ऑन अदर्स। इस टर्म्स का मतलब है कि न्यूट्रिशन यानी कि पोषण लेने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी जीव को क्या करना पड़ेगा, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें प्लांट्स क्या करते हैं, अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो खुद ही खा लेते हो, भाई उन्होंने मान लो कोई भी फल लगा दिया, पत्तियां हो गई, ऐसा तो नहीं है ना कोई पेड़ खुद की पत्तियों को ही खा जाता हो या खुद के फलों को ही खा जाता हो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब कौन खाते हैं, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं वो क्या आते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स, all organisms like humans and animals। ठीक है, क्या आते हैं, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब देखिए, यहाँ पर बात आई है न्यूट्रिशन की, यानी कि पोषण की। अब पोषण ऐसा तो है ही नहीं कि भाई जब तक हम खाना नहीं खाएंगे हमारी बॉडी के अंदर पोषण चला जाएगा। तो पोषण को इनटेक करने के लिए या फिर न्यूट्रिशंस को इनटेक करने के लिए हमें काफी चीजों की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, देखिए, मैंने आपको बता दिया हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कि क्या होता है, दोज ऑर्गेनिजम्स which depends on others for survival or for food, like humans and animals। ठीक है, अब देखिए कि न्यूट्रिशन मैंने अभी जैसे था कि भाई क्या है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सर्वाइवल फॉर फूड लाइक ह्यूमन एंड
एनिमल। अब यहाँ पर बात आती है न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन से एक टर्म्स मैंने आपको बताई थी, क्या निकलता है, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी को काफी स्टेप्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। देखिए अब यहाँ पर जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। जैसे एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं, मान वाइवा थ्योरी कर लेते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद सबसे पहला जो टूक रखा जाता है या फिर जो रोटी का टुकड़ा वो कहाँ रखा जाता है, हमारे मुंह के अंदर। मुंह के अंदर रखा, किसने काम किया, दांतों ने। दांतों ने क्या किया, उनको छोटे 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 टुकड़ों के अंदर तोड़ दिया। उसके बाद होता है कि भाई हमारी जो जीभ होती है वो क्या करती है, रार को छोड़ती है। किस छोड़ती है, लार को, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लार्वा। ठीक है, यानी कि रार। अब आप सभी देखते हैं कि भाई रार क्या करती है, खाने को क्या कर देती है, चिकना बना देती है, यानी कि स्मूथ कर देती है। क्या आपको पता है जो हम खाना खाते हैं वो कितना हार्ड होता है। देखिए यदि रार ना हो, लार्वा ना हो, तो क्या होगा, जो खाना हम खा रहे हैं, जो दांत छोटे छोटे टुकड़ों में जिन खाने को तोड़ रहा है, वो हमारे गले के यानी कि फूड पाइप से होते हुए स्टमक तक जहाँ तक पहुंच रहा है वो सारा का सारा छिल जाएगा, उसमें घाव हो जाएंगे यदि राल ना हो तो। राल क्या करती है, हमारे खाने को चिकना बनाती है और स्मूथली ट्रांसफर करती है हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक। वहां पर जाकर देखिए क्या होता है। आज मैं आपको केवल ओरली बता रहा हूँ, कल मैं आपको इसके नोट्स लिखवा दूंगा। ठीक है, देखिए जैसे ही स्टमक में पहुंचती है, स्टमक में पहुंची, स्टमक में पहुंचते ही क्या होगा, स्टमक में पहुंचते ही क्या होगा, खाना छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बट जाएगा। लेकिन जैसे स्टमक के अंदर पहुंचती है वहां पर एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो जाती है। ठीक है, जैसे ही केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करना स्टार्ट करती है, खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उस खाने के अंदर जितनी एनर्जी होती है वो आउट होना स्टार्ट होती है और क्या करती है, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे ही बॉडी ने खाना एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाती है, तंदुरुस्ती आ जाती है, हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। आवर बॉडी विल गेट एक्टिवेट। देखिए जैसे ही खाना पहुंचा स्टमक के अंदर, मैंने आपको यहाँ पर दो चीजें बताई, केमिकल रिएक्शन हमारे पेट के अंदर, आमाशय के अंदर, या कहेंगे स्टमक के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये क्या करता है, खाने के साथ रिएक्शन करता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करता है, खाना क्या होता है, गलना शुरू हो जाता है, टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, जैसे ही ये रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर एक जिसका नाम क्या है, पेप्सिन। पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर क्या करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीन चीजों का इस्तेमाल हुआ, एक एसिड, एक हमने जो खाना खाया उसका, और एक पेप्सिन एंजाइम का। एंजाइम, अब यहाँ पर एक टर्म आई है एंजाइम। एंजाइम जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। देखिए जो एंजाइम होते हैं वो बेसिकली एक ही काम आते हैं, किस काम के, टू मेक रिएक्शन वेरी फास्ट।
अगर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स ना हो, एंजाइम्स की मात्रा ना हो, तो जो खाना हमने एक बार खा लिया वो कई दिनों तक हमारी बॉडी के अंदर ही रहे। ठीक है, यदि एंजाइम नहीं होंगे तो वो खाना हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगा, कोई डाइजेस्ट नहीं होगी, कोई डाइजेशन टेक प्लेस नहीं करेगी। एंजाइम्स क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं और क्या करते हैं, खाने को इजीली डाइजेस्ट कर देते हैं। देखिए, हम दिन में 3 से 4 बार खाना खा लेते हैं, लेकिन यदि एंजाइम ना हो तो हम कम से कम महीने या 2 महीने एक बार खाना खा ले तो 2, 3, 4 महीने तो हमें खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस तो करेगी, लेकिन जो उसकी स्पीड है, जो रिएक्शन स्पीड है, वो क्या होगी, वेरी स्लो। क्या होगी, वेरी स्लो। और जैसे जैसे रिएक्शन टेक प्लेस करेगी स्लोली स्लोली, वैसे वैसे ही क्या होगा, खाना डाइजेस्ट होता जाएगा, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर उतनी एनर्जी कंजम्प नहीं हो पाएगी जितनी की हमें चाहिए। इसीलिए बॉडी का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, डल एंड लेजी, यानी कि सुस्त और आलसी। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, कोई डिजीज हो जाती है या फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, बीमारी के बाद जैसे ही हम खड़े होते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाती है, किसी चीज की कमी आ जाती है। ठीक है, अब कमी किसके कारण आ गई, भाई आप बीमार रहे, आपने केवल क्या लिए, केमिकल्स लिए। कौन से, जिसके कारण हमें बीमारी हुई थी। अब उस बीमारी को रिकवर करने के लिए आपने केमिकल्स तो ले लिए, ठीक है, लेकिन ये केमिकल्स क्या करते हैं, बैड इफेक्ट डालते हैं बॉडी के ऊपर, बैड इफेक्ट ऑन बॉडी। ठीक है, यदि हम रेगुलरली डेली मील्स को इनटेक ना करें तो ये केमिकल्स क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वी विल डाई। क्यों, क्योंकि भाई हमने कोई न्यूट्रिएंट्स तो लिया ही नहीं। बॉडी कितने यूटिलाइज करेगी, बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन था वो तो यूटिलाइज हो ही चुका है। अब जब तक आप ऊपर से या बाहर से कुछ बॉडी के अंदर इनटेक नहीं करेंगे तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी मात्रा क्या होगी, उनका जो अमाउंट है वो इंक्रीज नहीं होगा। और जब तक बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट इंक्रीज नहीं होगा हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी, और जब तक बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी तो जो बॉडी का बैलेंस टेम्परेचर है वो अनबैलेंस हो जाएगा, will become unbalanced। ठीक है, अब देखिए जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर अनबैलेंस होगा हमारी बॉडी के अंदर सम क्रिएटिविटी विल क्रिएट। और जैसे ही बॉडी के अंदर क्रिएटिविटी होना स्टार्ट होगी हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डैमेज ही होगा। देखिए इसका साधारण सा उदाहरण है, आप बीमार हो जाते हैं, आपको बुखार हो जाता है, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, डायरिया हो जाता है, उल्टी हो जाता है या फिर लूज मोशन हो जाते हैं, तो देखिए आपकी बॉडी जैसे उस बीमारी से रिकवर होती है या फिर आप ठीक होते हैं, जैसे खड़े होते हैं आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस महसूस करते हैं। और वो वीकनेस कहाँ से आई, इन केमिकल्स के कारण। केमिकल्स ने क्या किया, रिएक्शन को टेक प्लेस रखा। भाई जब तक रिएक्शन होगी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, यूटिलाइज होते रहेंगे। जब तक आप कुछ नहीं बॉडी के अंदर इनटेक करेंगे तो बॉडी कहाँ से न्यूट्रिएंट्स को लाएगी। ठीक है, तो देखिए ये सब छोटे से एक प्रोसेस था, एक छोटा सा कंक्लूजन डेमो था इस चैप्टर के बारे में, या फिर कहें कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। कल मैं आपको इसके नोट्स लिखवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये आज आपको मैंने केवल एक इंट्रोडक्शन दिया है, एक स्लो मतलब कि एक स्मॉल इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर आपको पता चल सके कि बेसिकली हमारे जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें है क्या क्या चीजें और वो किस तरह से टेक प्लेस करता है। ठीक है, धन्यवाद। आप घर पर रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।